देश में कोरोना वायरस की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। हर रोज रिकॉर्ड संख्या में नए मरीजों के कारण भारतीय स्वास्थ्य सेवा पर दबाव और बढ़ रहा है। सिर्फ अगस्त में ही 20 लाख कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। 30 जुलाई के बाद से तो लगभग हर दिन कम से कम 50,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को देश में एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा 83,883 नए केस सामने आए हैं। अगस्त के महीने में देश में कोरोना के केसेस बड़ी तेजी से बढ़े हैं। महीने के आखिरी 2 दिनों में लगभग 78,000 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले कुछ वक्त से राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले कम आ रहे थे, लेकिन 3 से 4 दिनों में यहां फिर से कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना के नए नए हॉटस्पॉट्स सामने आए हैं। पिछले रविवार को कोरोना के 80,092 केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही भारत ऐसा पहला देश बन गया है जहां 24 घंटे के दौरान 80,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। लेकिन गुरुवार ने पिछले बुरे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में देश में 83,883 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,043 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के नए केस अब अमेरिका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 40,899 नए केस दर्ज किए गए, जबकि ब्राजील में 48,632 नए केस सामने आए हैं। अगर मौतों की बात की जाए तो अमेरिका में 24 घंटे में 1,067 मौतें हुई हैं, जबकि ब्राजील में 1,218 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना के मामले में भारत इस वक्त अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वह जल्द ही दूसरे नंबर पर मौजूद ब्राजील को पीछे छोड़ देगा। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 लाख के पार है। भारत में यह आंकड़ा 38,53,407 तक पहुंच गया है। ऐसे में भारत के लिए टेंशन की बात होगी। पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है और हैकर ने बिटकॉइन की मांग की है। वैसे ये ट्वीट्स तुरंत ही डिलीट कर दिए गए, लेकिन इस पर बहस का बाजार गर्म हो चुका है। पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज में लिखा गया, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें। पीएम मोदी अकेले दिग्गज नहीं है जिनका अकाउंट हैक करके उनसे बिटकॉइन मांगा जा रहा है। इससे पहले भी कई बड़े नामी लोगों के अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी अकाउंट हैक हो चुका है और उनसे भी बिटकॉइन मांगे गए थे। दरअसल बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त। यह एक डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर काम करती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके डिजिटल होने की वजह से आप इसे छू नहीं सकते। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी। बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ रही है। गुरुवार सुबह के हिसाब से इसकी कीमत करीब 8,31,000 को क्रॉस कर चुकी है। बिटकॉइन विशेषज्ञ हितेश मालवीय ने बताया कि बिटकॉइन वर्चुअल कॉइन है जो अपनी कीमत बनाने और बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस तरह पैसों के लेन देन के लिए आपको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास बिटकॉइन है तो इसकी कीमत और वैल्यू ठीक उसी तरह मानी जाएगी जैसे ETF में कारोबार करते समय सोने की कीमत मानी जाती है। इस बिटकॉइन से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और इसे निवेश के रूप में भी संभाल कर रख सकते हैं। वैसे तो भारत में बिटकॉइन बैन है, लेकिन गुपचुप तरीके से यहाँ भी बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है। भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग को अपराध माना गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ MM नरवणे आज अचानक 2 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंच गए हैं।
आपको बता दें कि दक्षिण पैंगोंग त्सो झील इलाके में चीन की नापाक हरकत को भारत के मुस्तैद जवानों ने असफल करते हुए उस इलाके की ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत कर ली है। सेना सूत्रों के मुताबिक टॉप कमांडर पूर्वी लद्दाख में मौजूद स्थिति के बारे में आर्मी चीफ को बताएंगे। 2 दिवसीय दौरे में जनरल नरवणे सेना के कई बड़े अधिकारियों से रणनीतिक हालात पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच कई दौर की सैन्य बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। कई इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के फायरिंग रेंज में है। मई में LAC पर चीन की हरकतों के बाद से ही भारत ने लेह से लेकर लद्दाख पर सैन्य तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। 29 से 30 अगस्त की मध्य रात्रि में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे में चीनी सेना ने घुसपैठ की नापाक हरकत की थी, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया था। यही नहीं, भारतीय जवानों ने इस इलाकों की कुछ ऊंचाई वाली चोटियों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। ऐसा बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ नरवणे दक्षिण पैंगोंग इलाके में चीन की हरकत की जानकारी लेंगे और चीनी जवानों को पीछे खदेड़ने वाले भारत के वीर जवानों से मुलाकात भी करेंगे। लेह में भारतीय सेना और वायुसेना पूरी तरह मुस्तैद है। वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार सीमाओं की निगरानी कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने चीन के साथ ताजा विवाद के बाद अपनी म्यांमार की होने वाली यात्रा को स्थगित कर दिया था। इसके ठीक बाद वे लेह दौरे पर पहुंचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नरवणे LAC को लेकर सैन्य कमांडरों से बातचीत करेंगे। कोरोना वायरस के कारण बंद दरवाजों के पीछे IPL के आयोजन की घोषणा को 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। अब धीरे धीरे वह तारीख 19 सितंबर भी नजदीक आ रही है, जिस दिन से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होनी है। लेकिन अभी तक फैंस को तो दूर, टूर्नामेंट खेलने वाली टीमों को भी इस शेड्यूल की जानकारी नहीं है कि उन्हें कब कौन सी टीम के खिलाफ यह टूर्नामेंट खेलना है। हालांकि BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने यह साफ कर दिया है कि आखिर कब इस टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी होगा। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि शुक्रवार यानी 4 सितंबर को इस लीग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। दुनिया की इस सबसे बड़ी T20 लीग का आयोजन इस बार UAE में आयोजित होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीमें यहां पहुंच चुकी हैं और उन्होंने अपना यहां बायो सिक्योर बबल में अभ्यास भी शुरू कर दिया है। यह पूरा टूर्नामेंट कोविड-19 से सुरक्षा को देखते हुए बायो सिक्योर बबल में ही खेला जाएगा। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के 2 खिलाड़ियों समेत 12 लोगों में कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। हालांकि तय मानकों के अनुसार इन्हें आइसोलेशन के लिए दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया था। इसी कारण के चलते BCCI इस लीग का शेड्यूल समय पर जारी नहीं कर पाई है। लेकिन अब बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने साफ कर दिया है कि 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच आयोजित होने वाली इस लीग का फुल शेड्यूल शुक्रवार को जारी कर दिया जाएगा। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को PUBG और 118 अन्य मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पर सामाजिक न्याय और आधिकारिक राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का कदम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने फैसले का स्वागत किया। अठावले ने कहा कि इस कदम से चीन को एक बड़ा सबक मिलेगा। मतलब चाइनीज ऐप को बंद करने का निर्णय इसके पहले भी हुआ था, लेकिन अभी जो 118 चाइनीज ऐप है इसको बंद करने का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जो निर्णय है, ये निर्णय मोदी सरकार ने ले लिया है, क्योंकि चाइना अपने साथ धोखाधड़ी कर रहा है। चाइना दोस्ती के बजाय मस्ती करने का काम कर रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि चाइना को सबक सिखाने के लिए, चाइना को मतलब भारत की ताकत दिखाने के लिए ऐप 118 ऐप पर बंदी लाने का निर्णय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ और चाइना को इसके बाद सबक मिलेगा। सुरक्षा और समृद्धि भारत की सुरक्षा को भी हाँ, तो मतलब सुरक्षा के लिए भी चाइनीज ऐप यहाँ चालू रहना ये अपनी सुरक्षा के लिए कि मतलब धोखा था और इसीलिए मतलब इस ऐप को बंद करने का जो निर्णय जो हुआ है, ये निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय है।